नाज़रीन, आलमी और इलाकाई मंजरनामा इंतहाई वॉलेटाइल है और बेलारूस ने अनाउंस कर दिया है कि वो जंग की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले हफ्तों और दिनों और महीनों के अंदर वो जंग देख रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आर्सेनिक जो मिसाइल्स हैं, वेरी डिस्ट्रक्टिव मिसाइल्स, जो कि अगर 3, 4, 5 इस्तेमाल किए जाएं तो उनकी जो डिस्ट्रक्शन है वो न्यूक्लियर, टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल के बराबर होगी। उन्होंने कहा है कि हमने जो है वो इनकी डिप्लॉयमेंट की जो है वो तैयारी कर दी है। और बेलारूस ने नाम लिया है कि किसके साथ जंग होने जा रही है। पोलैंड का नाम उन्होंने लिया है, पोलैंड के साथ जंग की वो तैयारी कर रहे हैं। और पोलैंड जो है वो जाहिर है कि नेटो कंट्री है, तो यानी कि वो नेटो के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ट्रंप और पुतिन की मुलाकात जो है वो हंगामी तौर पर 72-96 घंटों के अंदर जो है वो तय पा रही है। और अरब्स की जो लीडरशिप है वो मॉस्को पहुंच रही है, वहां पर पुतिन के साथ अहम मुलाकातें हो रही हैं। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चाइना वेलकम कर रहा है। जो तिजारती जंग है उसमें भी तो बड़ी तब्दीली आ रही है और चाइना जो है वो इंडिया को वेलकम कर रहा है। ब्रिक्स आपस में डिस्कस कर रही है कि ज्वाइंटली रिस्पॉन्ड क्या देना है। और इंडिया जिसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है चाइना से, अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, तो इंडिया जो है वो चाइना की तरफ मूव ऑन कर रहा है। और चाइना ने आगे से बताया कि हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो है वो वेलकम कर रहे हैं। इसी दरमियान जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है तो चाइना के सदर की कुछ देर पहले पुतिन के साथ कॉल पर बात हुई है। जो गजा के अंदर सूरत हाल है, इजरायली जो प्लान है वो वहां पर है और उसकी वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस पर ग्लोबल एक रिएक्शन जब वो आ रहा है और इजरायली एम्बेसडर जो हैं वो डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उनको बुलाया जा रहा है और उनको बेइज्जत किया जा रहा है और उनसे जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है उनके प्लान्स को। ये पहली बार हो रहा है कि इजरायली एम्बेसडर वहां पर बुलाया जा रहा है। और यूरोपीय यूनियन ने पहली बार अनाउंस किया है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इजराइल के साथ डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं इजराइल के मुसलसल इन इकदामात के नतीजे में। तो ये तमाम ताजा तरीन वॉलेटाइल सूरत हाल, इतने बड़े राब्ते, इतने बड़े जो मुलाकातें हो रही हैं, इतने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इजराइल कहता है कि वो गजा को ऑक्युपाई करेगा। तो पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ऑक्युपाई टू व्हाट। गजा ऑलरेडी एक ऑक्युपाइड एरिया है। 67 से गजा और 1967 से वेस्ट बैंक ये ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं। इजराइल इनको कंट्रोल करता है, इसकी लैंड को वो कंट्रोल करता है, इसके बॉर्डर्स को वो कंट्रोल करता है, इसकी एयर को वो कंट्रोल करता है, कौन आएगा इसके अंदर कौन जाएगा इसको वो कंट्रोल करता है। तो ऑक्युपाइड टू व्हाट, तो ये बात बड़ी समझने की जरूरत है क्योंकि असल जो प्लान है वो इसके अंदर छुपा हुआ है, जिसको आप पूरी दुनिया का मीडिया उठाकर देख लें, ये बात आपको उसमें नहीं मिलेगी। और ना ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो इस पर बात करते नजर आएंगे। वो यही कहेंगे कि हम ऑक्यूपेशन के खिलाफ हैं, ये है वो है। लेकिन असल प्लान अंदर क्या छुपा हुआ है जो इंतहाई भयानक है, जो इंतहाई इबलिसी है, जो इंतहाई बेरहम है। नज़र देखिए, जो इजरायली ज़ानिस्ट लीडर्स हैं उनके माइंड में जो इजराइल का नक्शा था कि इजराइल कैसा होगा, उसके मुताबिक नेतन्याहू और इससे पहले जो लीडरशिप है वो आगे बढ़ती रही है। देखें, जब 1948 में इजराइल का ऐलान होता है, इजरायली रियासत का, तो आपको पता है मौजूदा पैलेस्टाइन की सिर्फ 7% जो लैंड है वो इजराइल के पास थी। यानी इजरायली रियासत का जो आगाज है वो मौजूदा फलस्तीन की सिर्फ 7% लैंड से होता है। और इसमें लैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंड तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन असल में आबादी इंपॉर्टेंट है। जो ज़ायनिस्ट लीडर्स हैं उनके मुताबिक लैंड तो लेनी ही लेनी थी, लेकिन असल चीज जो थी वो आबादी थी। उनके मुताबिक जो इजराइल होगा वो दरअसल वो इजराइल होगा जिसमें 80% इजरायली होंगे और मैक्सिमम 20% फलस्तीनियों को हम अफोर्ड कर लेंगे। यानी कि अच्छा, तो यह है कि 100% इजरायली हो, लेकिन अगर 100% इजरायली नहीं है तो फिर 80-20 की जो रेशो है वो होनी चाहिए। तो अब आप देखिए कि इजराइल मौजूदा सारे वो फलस्तीनी इलाके को कंट्रोल तो करता है, वेस्ट बैंक भी उनके पास है और गजा भी उनके पास है। तो फिर मसला क्या है? लैंड तो उनके पास है, मसला आबादी का है। इस वक्त 80 ईयर्स की ब्रूटल तरीन और साइलेंट एथनिक क्लिंजिंग के बाद, यानी 48 में उन्होंने कोई 8 लाख के करीब फलस्तीनियों को वहां से धकेला, फिर 67 में 2 लाख के करीब फलस्तीनियों को वहां से डिस्प्लेस किया। इस सब के बावजूद जो फलस्तीनी आबादी और इजरायली आबादी की रेशो है वो 50-50 है। फलस्तीनी भी 50% है और इजरायली यानी वो भी 50% है। तो रेशो क्या है जो वो चाहते हैं? कम से कम 80-20 हो, इससे कम वो अफोर्ड नहीं करना। तो बुनियादी मकसद जो इसमें छुपा हुआ है वो लोगों को मारना है। ऑक्युपेशन ऑफ द लैंड तो है, लेकिन वो ऑलरेडी ऑक्युपाई करते हैं। तो ये अब वो मजीद क्या दाखिल होंगे, क्या अंदर जाकर क्या करेंगे? वो जेनोसाइड, बेसिकली वो जेनोसाइड का एक और फेज है। नए तरीकों से फलस्तीनियों को मारना, मजीद ब्लॉकेड करना, नए तरीकों से उनको जब वो बिसीज करना, उनका मुहासरा करना, मुसलसल बॉम्बिंग जारी रखना, उनको मारना, ताकि आबादी को जब वो कम किया जा सके। मार देना या फिर जब उनको डिस्प्लेस कर देना, दो ही, मार देना वहां पर या उनको जब डिस्प्लेस कर देना। तो ये बुनियादी गोल है जो अंदर छुपा हुआ है। ऑक्युपेशन वो ऑलरेडी करते हैं, उनके पास है, लेकिन लोगों को मारना और आबादी की रेशो
कम से कम 80-20 तक जो वो लेकर जाना, ये इस मुताबिक जो वो सारा प्रोसीड हो रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, यानी अगर इजराइल इसमें नाकाम होता है और फलस्तीनी देखें अभी वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि ये इजराइल की वो आखिरी ब्रूटल तरीन अटेम्प्ट है, ब्रूटल तरीन अटेम्प्ट है। अगर इसमें इजराइल फेल हो गया तो इजराइल के तौर पर डाइल्यूट हो जाएगा और एक वैसी ही रियासत बन जाएगी जैसे साउथ अफ्रीका में बनी। वहां पर भी तो सेटलर कॉलोनी थी ना, गोरों की हुकूमत थी कालों के ऊपर, तो अब तो वैसा कुछ नहीं है। तो ऐसी ही एक रियासत फलस्तीन में बन जाएगी और ये जो ज़ायनिस्ट सारी स्टेट है ना, ये कोलैप्स कर जाएगी। तो ये उनका जो बुनियादी मकसद है, और फलस्तीनी सर्वाइव करेंगे और इजराइल जो है वो अल्टीमेटली फेल होगा, हर सूरत के अंदर जब वो फेल होगा। तो डेमोग्राफिक चेंजेस करना ये असल में उनका बुनियादी मकसद है। अच्छा जी, बर्तानिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कॉल पर बात करने जा रहे हैं कुछ देर में जेडी वैंस के साथ, हंगामी तौर पर जेडी वैंस के साथ वो कॉल पर बात करने जा रहे हैं। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि आई विल डिस्कस डेवलपमेंट्स इन द गाजा स्ट्रिप विद द यूएस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, यानी कि गजा में जो इजराइल मजीद एक्सपेंशन करने जा रहा है तो बर्तानिया इस पर डिस्कस करेगा। जेडी वैंस ने हटकर अभी इस कॉल से पहले बयान दिया है कि कोई फलस्तीनी रियासत जो है उसको वो सपोर्ट अमेरिका नहीं करता और ना ही वो फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन का, यानी यूरोपीय यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उसका बयान आया है कि इजराइल जो का डिसीजन है हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड इजराइल। इसका नतीजा ये निकलेगा कि यूरोपीय यूनियन और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये पहली बार यूरोपीय यूनियन बात कर रहा है कि ओवरऑल जो रिलेशंस हैं वो डैमेज हो जाएंगे। और बेल्जियम और दीगर ममालिक ने समन किया है इजरायली एम्बेसडर को इस फैसले पर, जो गजा में इन्होंने ऑक्यूपेशन का फैसला किया है, मजीद जेनोसाइड जारी रखने का फैसला किया है। यूरोपियन ममालिक इजरायली एम्बेसडर उसको बुला रहे हैं और उसके मुंह के ऊपर बता रहे हैं इजराइल को कि हमें ये कबूल नहीं है। इजरायली मीडिया वायनेट के मुताबिक 3 साल लगेंगे इजराइल को कंप्लीट ऑक्यूपेशन में। द ऑक्यूपेशन ऑफ द गाजा स्ट्रिप में टेक 3 years एंड रिक्वायर्स इंपोजिंग मिलिट्री रूल। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल को खतरा यह है कि जैसे जर्मनी ने अनाउंस कर दिया कि वो असला नहीं देगा, तो ओवरऑल बैन लग सकता है जो कंपोनेंट्स हैं इजराइल की, यानी खुद वेपन बनाने में भी उसको मसला होगा कि कंपोनेंट्स है वो बंद किए जा सकते हैं। वी फियर के रेपरकशंस आएंगी जो इंटरनेशनल बैकआउट हो रहा है रिगार्डिंग द परचेज ऑफ वेपन्स एंड डिफेंस इंडस्ट्री मटेरियल्स। असलहा भी नहीं मिलेगा, खाली अमेरिका तो पूरा नहीं ना कर सकता। तो ये देखें, असलहा सिर्फ अमेरिका से नहीं आ रहा है, असलहा पूरी दुनिया से आ रहा है इजराइल को। जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं वो पूरे यूरोपियन कंट्री से आगे पीछे पता नहीं कहां से असलहा लेते हैं। तो वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इजराइल को असलहा प्रोवाइड करते हैं। जो इजराइल खरीदता है वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से खरीद रहा है। तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर तो फिर सबके साथ इंगेज है, पता नहीं कहां से आ रहा है। ये सिर्फ अमेरिका से नहीं आ रहा, ना ही अमेरिका इतना असलहा पूरा कर सकता है, उसने अपना भी तो स्टॉक बचा कर रखना है ना। तो अब उनको यह है कि एक तो असलहा परचेज में मसला होगा और दूसरा जो कंपोनेंट्स है, जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है या खुद असलहा प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसके ऊपर बैन लग सकता है। तो उनकी अपनी असलहा बनाने की सलाहियत भी मुतासर हो सकती है। जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं उन्होंने कहा है डिक्लेयरिंग वॉर, इजरायली ऑर्थोडॉक्स रिबेल अगेंस्ट मिलिट्री ड्राफ्ट। वो हरीदी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐलान जंगी कर दिया, उन्होंने कहा कि हम कोई नहीं इसमें भर्ती होंगे। तो वो क्राइसिस भी यहां तक पहुंचा हुआ है। उधर लेबनान और हिजबुल्लाह का आपस में भरपूर पेचा पड़ा हुआ है लेबनीज गवर्नमेंट का। लेबनीज गवर्नमेंट हिजबुल्लाह को कह रही है कि नहीं नहीं, ये पीछे हटे, हथियार डाले, जैसे कि लेबनान का गवर्नमेंट कह रही है कि हिजबुल्लाह जो है उसको अपना स्टांस बदलना होगा, वेपन्स हमारे हवाले करने होंगे। और ये हिजबुल्लाह इस बात को अंडरस्टैंड करे कि स्टेट इज रिक्लेमिंग सुवरेनिटी, इससे स्टेट को जब सुवरेनिटी हासिल हो जाएगी। और हिजबुल्लाह ज़ाहिर है कि वो ये फुलिश डिसीजन फिलहाल करने के लिए तैयार नहीं है इस मौके पर, लेकिन वो मामला खराब है। अगर एक अंदरूनी क्लैश भी होगा तो उसमें फायदा इजराइल ही का होगा। प्रोटेस्ट जो है वो देखे जा रहे हैं लेबनान में अगेंस्ट गवर्नमेंट्स कंट्रोवर्शियल डिसआर्मामेंट प्लान फॉर हिजबुल्लाह। तो जो तमाम अरब ममालिक हैं वो लेबनीज गवर्नमेंट की पोजीशन को सपोर्ट करते हैं। तो इधर ईरान है और हिजबुल्लाह है और रेजिस्टेंस है, बाकी तमाम जो अरब ममालिक हैं वो लेबनीज गवर्नमेंट की पोजीशन को सपोर्ट करते हैं। तो ये वो रिवायती जो ईरान और अरब का झगड़ा है वो हमें लेबनान में दिखाई दे सकता है। अच्छा, इसी दरमियान ईरान ने वार्न किया है कि यूरोप को कि इजराइल यूरोपियंस को ड्रैग कर रहा है जो स्नैप बैक ट्रैक है, यानी जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगनी है। तो ईरान ने कहा कि हम उसका आगे से रिएक्शन हमारा बहुत बुरा होगा। तो ईरान यूरोप को वार्न कर रहा है कि ये इजराइल तुम्हें उस तरफ ड्रैग कर रहा है। अब इसी दरमियान जो है जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं वो पहुंचे हैं मॉस्को और प्यूटन के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उसमें मिडिल ईस्ट और आगे पीछे तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं। और जरा देखिए, बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई और उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है। यूएई प्रेसिडेंट एंड रशियन लीडर सीक टू बॉल्स्टर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एज दे होल्ड देयर 14th समिट। टर्किश मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों मुल्क जो है वो डबल करने जा रहे हैं अपनी ट्रेड को, यूएई और रशिया।
और द नेशनल रिपोर्ट कर रहा है, यू एंड रशिया स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद विजिट। तो ये काइंड ऑफ यानी कि जो अमेरिका ज़ाहिर की बात नहीं सुन रहा, तो वो उधर भी अपने ताल्लुकात आगे बढ़ा रहे हैं और अक्टूबर में तमाम अरब लीडरशिप जो है वो मॉस्को जा रही है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट दौरा हुआ है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो आलमी मंजरनामा है जिसके साथ बरह रास्त मिडिल ईस्ट का इश्यूज जुड़े हुए हैं, तो वो बड़ा वोलेटाइल है। एक तो यह है कि ब्रिक्स आपस में डिस्कशन कर रहा है कि कैसे जवाब देना है, और उसमें इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया क्या करता है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना में पहुंचे और चाइना भरपूर इस्तकबाल कर रहा है इंडिया के वज़ीर आज़म का, यानी इंडिया के साथ इशू है लेकिन भरपूर इस्तकबाल, और चाइना बता रहा है कि हम इस्तकबाल कर रहे हैं। जैसे चाइनीज मीडिया को देखिए, चाइना वेलकम्स मोदी टू चाइना फॉर एससीओ तियानजिन समिट। मोदीज विजिट टू चाइना ड्रॉज ग्लोबल अटेंशन। ग्लोबल अटेंशन है कि भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि एक ज्वाइंट रिस्पांस की जब बात हो रही है। और उधर क्या हुआ है कि इंडियन ऑफिशियल्स है वो भी मॉस्को पहुंच गए हैं और प्यूटन के साथ बात हुई है, प्यूटन के साथ मुलाकात हुई है। और वो इसलिए कि जो ऑयल का सारा मसला ना कि इंडिया और रशिया से ऑयल ना खरीदे, तो इंडियन ऑफिशियल्स रशिया पहुंच गए कि भाई अगर हम अमेरिका से टक्कर लेते हैं तो आप किस हद तक खड़े हैं और क्या करना है, आगे मामला कैसे लेकर चलने हैं। प्यूटन मीट सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स अमिड टेरर वॉर विद रशिया। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्यूटन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल किया जो इस वक्त चाइना में है, ठीक है ना। प्यूटन ने एक तो इंडियन ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचे, साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल किया, और ब्राजील एक एक करके तमाम मुल्कों के साथ रब्ता कर रहा है, ब्राजील के प्रेसिडेंट। अच्छा, इसी दरमियान खबर यह है कि प्यूटन और ट्रंप की मुलाकात जो है वो यूक्रेन जंग के हवाले से 72-96 घंटों में होने जा रही है और किसी अरब मुल्क में होगी, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर। ज्यादा यह है कि यूएई के अंदर मुलाकात होगी, यानी बड़ी अर्जेंट ये मुलाकात जो होने जा रही है। और यूक्रेन की जंगबंदी के ये सारा इसमें डिस्कस होगा, वो होगी नहीं होगी, लेकिन जी यूक्रेन की जंगबंदी। लेकिन इससे पहले, इस मुलाकात से पहले प्यूटन ने कॉल किया चाइना के प्रेसिडेंट को, क्योंकि जो रशिया की बात अमेरिका से हो रही है या कोई बड़ी डेवलपमेंट होना होती है तो उससे पहले रशिया जो है वो इन्फॉर्म करता है चाइना को, उनको पूरा एतमाद में लेता है। अब आप देखिए कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट की कि यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कोई सेटलमेंट हो जाए तो हम सपोर्ट करते हैं। और प्यूटन ने ब्रीफ किया चाइनीज काउंटर पार्ट को कि जो स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात हुई है और उसके जो रिजल्ट्स हैं और आगे जो ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है उसके ऊपर पूरा ब्रीफ किया। अब ये ब्रीफ करना क्यों जरूरी है? देखें, इस वक्त यूक्रेन जंग ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। यूक्रेन जंग की वजह से रशिया का जो सारा ऑयल है, एनर्जी है, वो चाइना के पास जा रही है। अगर मामला दुरुस्त हो जाते हैं तो रशिया दोबारा से अपना ऑयल बेच सकेगा यूरोप को, तो वो जो चाइना को सस्ता ऑयल जा रहा है क्या वो उसी तरह से जारी रहेगा? अब तो रशिया को जरूरत है ना, मजबूरी है, तो हो सकता है कीमतें तब्दील हों और फिर इतने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर, क्योंकि जो सारा ऑयल यूरोप को जा रहा था अब चाइना के पास बड़ी तादाद में सब ज्यादा जा रहा है, पाइपलाइंस वहां पर बिछाई जा रही हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर नेटो वहां से तवज्जो हटाएगा, बिलफर्ज अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है तो फिर हम ज्यादा फोकस चाइना की तरफ वापस आएगा ना, वो इधर से होकर फिर चाइना की तरफ वापस आएंगे। तो इसलिए इस जंग का बराह रास्त कनेक्शन है, क्योंकि ये जो इत्तेहाद बना है रशिया और चाइना का और नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन सब का, ये यूक्रेन जंग ही की वजह से बना है। तो आगे अमेरिका के साथ किस तरह क्या बात करनी है, तो वो चाइना और रशिया एक पेज पर हैं, और अमेरिका जैसे चाहता है कि चाइना और रशिया में डिवीजन आ जाए, तो वो नहीं, वो एक दूसरे को ब्रीफ कर रहे हैं। और इसी दरमियान आप देखेंगे पैसिफिक के अंदर ड्रिल्स हो रही हैं और फिलिपाइंस के साथ मामला खराब हो रहा है। ग्लोबल टाइम्स, फिलिपाइन अर्ज टू स्टॉप गैंगिंग अप विद अदर टू स्टीर अप ट्रबल विद साउथ चाइना सी। चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री फिलिपाइन को कहा है कि जरा एहतियात से, और जो दूसरी पावर्स हैं वो नाम नहीं लेते लेकिन अमेरिका है, तो उसके साथ गैंगिंग अप करना जब वो बंद करो फिलिपाइन को, ये चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है। इसी दरमियान जनाब बेलारूस के सदर ने जो ऐलान किया वो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि वहां पर खतरात तो हैं। बेलारूस ने कहा है कि हम तो जंग की तैयारी कर रहे हैं, और नाम लिया उन्होंने पोलैंड का कि यहां से हमला होगा, और साथ जो बाल्टिक स्टेट्स हैं जो साबका सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, जहां पर नेटो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, छोटी छोटी रियासतें हैं लेकिन वहां पर भी नेटो अपना खेल खेल रहा है, तो बाल्टिक स्टेट्स और पोलैंड के साथ वो कह रहे हैं हमारी जंग होने जा रही है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर एंड आवर सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द रेडीनेस टू इन्फ्लिक्ट सिग्निफिकेंट डैमेज ऑन द पोलैंड एंड बाल्टिक स्टेट्स। उन्होंने कहा कि हमारी वॉर पॉलिसी क्या है, हम क्या करेंगे, कैसे जंग लड़ेंगे, तो हमारी बुनियादी पॉलिसी ही यह है कि हम डैमेज करेंगे पोलैंड को और बाल्टिक स्टेट्स को, और हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। वेरी वेरी डेंजरस। और हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई कर ली हैं जहां पर ऑर्शनिक मिसाइल जो हमें रशिया ने दे दिए हैं उनको हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। एक और डेंजरस बात, द वेस्ट विल नेवर बी एबल टू डिफीट अस एंड रशिया। मगरब कभी भी कामयाब नहीं होगा बेलारूस और रूस को शिकस्त देने में। और फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की जो है वो रुक जाए इफ ही वांट्स कीव टू रिमेन द कैपिटल ऑफ द यूक्रेन, और ही मे लूज हिज एंटायर कंट्री। और ज़ेलेंस्की के लिए बेहतर यही है कि वो यहां तक रुक जाए, ठीक ना। अगर वो यहां तक नहीं रुकेगा तो फिर
अगला नतीजा यह निकलेगा कि कीव भी दारुल हुकूमत नहीं रहेगा यूक्रेन का, कीव भी रशिया ले जाएगा। ये बेलारूस के प्रेसिडेंट। बड़ी डेंजरस बात है कि हम जंग की तैयारी कर रहे हैं और पोलैंड और बाल्टिक इनके साथ, और वो नेटो कंट्रीज हैं, तो जाहिर है कि ये आलमी जंग ही होगी। और क्या होगा अगर रशिया और यूक्रेन में एक भी मुल्क बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी तरफ से। देखें, अगर वो इधर से होगा यूक्रेन की तरफ से तो भी मसला, अगर रशिया की तरफ से एक मुल्क बराह रास्त आ जाएगा तो इधर वाले इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो सारे नेटो कंट्रीज। तो ये बड़ा डेंजरस है। तो वो यहां पर ये कह रहे हैं कि मुलाकात होगी, उसमें सेटलमेंट होने जा रही है, यूक्रेन की जंग रुकने जा रही है, तो ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन एक अजब बात यह है कि इसी दरमियान कुछ देर पहले यूरोपीय यूनियन ने 3.2 बिलियन यूरो जो है वो यूक्रेन के लिए और मिलिट्री एड जो है वो पास कर दी है। यानी उधर बातें चल रही हैं जंग रोकने की, इधर इन्होंने 3.2 बिलियन यूरो जो है वो मजीद सपोर्ट जो है वो पास कर दी है यूक्रेन के लिए। तो यूक्रेन को बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो जंग जारी रखे, यूरोप को सूट नहीं करता कि वो जंग जारी रखे, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी का बुरका से निकलता चला जा रहा है। और ये इतनी फुलिश वॉर है, इतनी ये फुलिश वॉर है कि जिसका कोई मतलब मिसाल ही नहीं मिलती। क्योंकि रशिया की सस्ती एनर्जी ही सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा जो नुकसान यूरोप को हो रहा है वो रशिया की सस्ती एनर्जी, वो महंगे दामों थर्ड पार्टी से खरीद रहे हैं, अपनी कंपनीज को डैमेज कर रहे हैं। और चाइना मजीद सस्ती एनर्जी इस यूक्रेन जंग की वजह से खरीद रहा है, और उनकी कंपनीज लीड कर रही हैं यूरोपियन कंपनीज को। इवन अगर आप यूरोप में जाए तो आपको चाइनीज कंपनीज, और खासकर जो BYD है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हैं, वो आपको हर तरफ नजर आएगी। और उसके ट्रक्स आपको नजर आएंगे। और ट्रक्स की अहमियत यह है कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो ट्रक्स के साथ लिंक है ना, चीजों को आगे पीछे ले जाने के लिए, तो आपको BYD के ट्रक्स जो है वो यूरोप में नजर आएंगे। ठीक है, तो यूरोपियन कंपनीज के ट्रक्स नहीं यूरोप में चल रहे, BYD के चल रहे हैं। तो अच्छी रिलायबल और सस्ती प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसका सामने यूरोपियन कंपनीज नहीं कर रही हैं। और बहुत बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनीज जो है डाउन साइजिंग भी कर रही हैं। तो लेकिन यूरोप जो है वो एक पॉलिसी में अड़ा हुआ है, और बहुत जल्द उसको चाहिए कि वो इससे निकले, और मिडिल ईस्ट से भी निकले। मिडिल ईस्ट की पॉलिसी और यहां पर मजीद जंगें ये यूरोप को फायदा नहीं देंगी। ऑलरेडी जो यूरोप का हुलिया बिगड़ा है वो इन जंगों की वजह से बिगड़ा है। तो वो जो खंजर उन्होंने मिडिल ईस्ट के सीने में घोंपा था इजराइल की सूरत में, आज उसका बैकलैश यूरोप पर आ रहा है। यहां से रेफ्यूजीज, इकोनॉमिक इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज वो यूरोप को फेस करने पड़ रहे हैं। ये जो उन्होंने एक बहुत ही मकरूह काम यहां पर किया। तो अब देखिए, अभी तक उसमें से यानी अमन तो नहीं हो सका, अभी तक मसला हल नहीं हुआ, बल्कि इस वक्त वो पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले चुका है। और इसराइल मजीद सिविलियंस को मारने का इरादा रखता है, मजीद मुल्कों को इन्वेड करने का इरादा रखता है। खैर, तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया हमने, राज रोगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।